यस शांतनु, फातिमा, हाउ आर यू? एक्चुअली थोड़ा सा कुछ इश्यू हो गया था कनेक्शन में, तो अभी वापस से हम लोग कनेक्ट हो गए हैं। राइट। तो अभी जो भी लोग ग्रुप में हैं वो लोग शेयर कर दें, ये न्यू न्यू लिंक को एक बार शेयर कर दें सभी को। ठीक है। हम्म। वापस एक बार शेयर कर दें सभी लोग। यस। यस सौरभ, शुभम, हाउ आर यू? कैसे हो आप सौरभ? यस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं। राइट। यस। तो सोनम, कैसे हो आप? हाँ, तो हम लोग अपना जो भी डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग को आप लिंक भेज दीजिए ताकि वो लोग भी कनेक्ट हो जाएं इस लिंक से। वो पहले वाला लिंक आई थिंक डीएक्टिवेट हो गया होगा। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि भारत में मैंग्रोव वन निम्नलिखित में से किस नदी या किन नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं? राइट। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही नदियों का स्पेसिफिक एक क्लास किया था। तो उसमें आप लोग को बताया था कि कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, खासतौर पे साउथ इंडिया की। और नॉर्थ इंडिया में गंगा है, रिवर सिस्टम गंगा है, इंडस है और ब्रह्मपुत्र है। साउथ इंडिया की जो इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम है वो है महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। राइट। तो ये जो 7 रिवर रिवर सिस्टम आपको बताई, नॉर्थ इंडिया में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, और साउथ में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इन 7 नदियों के बारे में आपको खूब अच्छे से पता होना चाहिए कि इनका जो ड्रेनेज बेसिन है वो कहाँ कहाँ पर है, इनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं और इनके क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं। राइट। तो ये क्वेश्चन है मैंग्रोव वन से रिलेटेड। तो एक्चुअली ये तीनों ही नदियां, महानदी, गोदावरी और कृष्णा, तीनों ही नदियां ये इम्पोर्टेंट रिवर्स है। और इनके जो डेल्टा के क्षेत्र हैं, हम्म, अच्छा, तो इनके बारे में हम देखते हैं एक बार। इनके डेल्टा पे एक बार नज़र डालते हैं। इसके साथ एक मैप अटैच है। राइट। तो ये जो मैप है इसको ध्यान से देखेंगे। मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा दे रहा हूँ, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा थोड़ा। हम्म। इस पे देखिए, जो इसका जो सुंदरबन, जहाँ जहाँ पे ये ग्रीन से लिखा हुआ है ना, वो मैंग्रोव का रीजन है। जैसे एक तो सुंदरबन हो गया इंडिया में। महानदी के डेल्टा के आसपास एक तो भीतरकनिका है और दूसरा महानदी का डेल्टा है। गोदावरी नदी जहाँ पर आके गिरती है वो जगह है कोरिंगा। कोरिंगा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है। और साथ में कृष्णा का डेल्टा है, आप देख रहे होंगे तमिलनाडु में पिचवरम है और मुथुपेट है। और इधर ये तो हो गया हमारा ईस्टर्न कोस्ट हो गया, बे ऑफ बंगाल की तरफ। और जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ से शुरू करके फिर गल्फ ऑफ खंबात, वहां पर मैंग्रोव वन है। और मैंग्रोव वन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग को पता होगा कि ये दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पतियां या वेजिटेशन है। और ये काफी ज्यादा इनमें बायोडाइवर्सिटी होती है। इनकी जो जड़ें होती हैं वो दलदली क्षेत्र से बाहर की ओर निकली होती हैं हवा में। अंदर ना होकर के हवा में होती हैं। और जिन जिन लोगों ने लाइफ ऑफ पाई मूवी देखी होगी उन्होंने देखा होगा कि वो उसमें बहुत अच्छा पूरा मैंग्रोव वनों का बहुत अच्छा अच्छा पिक्चराइजेशन किया गया है लाइफ ऑफ पाई मूवी में। राइट।
तो रत्नागिरी है, कुंडापुरा है और वेम्बनाड है, ये हमारा। और इसके साथ साथ लक्षद्वीप के आसपास भी कुछ मैंग्रोव वन है, राइट। तो ये हमारा मैंग्रोव वन से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप ऐसे डिटेल में देखते हैं, मैप देखते हैं, तो आपके साथ में और भी कुछ क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। अब जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, भितरकनिका से आ सकता है, कोरिंगा से आ सकता है कि कोरिंगा में क्या है, पिचवरम किसके लिए फेमस है। ये सारा मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है सारा क्षेत्र, राइट। तो इसके साथ साथ तो ये नदियों से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग देखते हैं बंदरगाह के बारे में। आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडिया में जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं और माइनर पोर्ट्स हैं, इनकी लिस्ट आपको बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। कि मेजर और माइनर पोर्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? अरब सागर की रानी कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि बंदरगाह। कोचीन पोर्ट है जो, वो अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है, राइट। ये कहाँ पर है? ये वेम्बनाथ कयाल, जो वेम्बनाथ लेक है केरल में, उसके एकदम सिरे पर स्थित है ये, ठीक है। हम्म आगे हम लोग देखते हैं, एक करंट का क्वेश्चन है कि कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है। स्कूल की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और नई शिक्षा नीति के तहत सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्टार परियोजना को लागू किया जा रहा है। स्टार परियोजना क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए सबको। ये काफी फेमस है और रिलेवेंट भी है। तो यह परियोजना भारत और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच साझेदारी के आधार पर शुरू की जा रही है, ठीक है। तो कुछ लोग इसका जवाब देने की कोशिश करें। हम्म कि ये पहला वाला स्टेटमेंट राइट है। आई थिंक थोड़ा सा लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा लेट जा रहा है, ये हो सकता है। तो इस वजह से अभी एकदम से सिंक नहीं हो पा रहा है, आई थिंक थोड़ा सा लेट है। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ए इज द राइट आंसर, केवल एक। हम्म केवल एक। हाँ विपिन, सही कह रहे हैं, आज कम लोग लाइव आए हैं। और भी लोग को आप शामिल कर लीजिए, अपने कुछ फ्रेंड्स लोग को भेज करके, है ना। तो ये जो नई शिक्षा नीति थी हमारी, न्यू इन एजुकेशन पॉलिसी, ये 14 अक्टूबर 2020 को, इसमें क्या हुआ कि विश्व बैंक के द्वारा समर्थित एक परियोजना है, उसको मंजूरी दी गई। और विश्व बैंक से समर्थित जो परियोजना है, स्टार्स प्रोजेक्ट के नाम से जानी जाती है। हम्म इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत और विश्व बैंक के बीच साझेदारी के आधार पर की जा रही है ना। और इसमें जबकि क्या लिखा हुआ था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ना होकर के ये क्या है, विश्व बैंक है ना, राइट। तो ये हम लोग इस टाइप के कुछ करंट के क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करेंगे अपने डिस्कशन में, ठीक है। हम्म अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यू अरेंजमेंट टू बारो। ये क्या है? एनएबी, न्यू अरेंजमेंट टू बारो, एक वित्त पोषण यंत्र है, तंत्र है। और ये किस संगठन से संबंधित है ना, जो खबरों में रहा है, और किस संगठन से संबंधित है, इसको बताइए। जो भी लोग कोई क्वेश्चन शो हो रहा हो। हम्म यस, डी इज द राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए अभी एक चीज ध्यान दीजिए कि जो भी इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं, जैसे अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड था, कि वर्ल्ड बैंक से फंडेड एक प्रोजेक्ट है ना, और जिसमें इंडिया ने जिसके साथ कोलैबोरेट करके उसको शुरू किया, स्टार्स परियोजना, ठीक है। अभी ये भी, मतलब जो छोटे मोटे संगठन हैं उनको तो चलिए आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बड़े संगठन हैं उनकी जो परियोजनाएं हैं, उनके जो प्रोजेक्ट हैं, उन पे आपको जरूर नजर रखनी पड़ेगी, राइट। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का
एक तरीके से फंडिंग मैकेनिज्म है न्यू अरेंजमेंट टू बोरो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए, राइट। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हम्म यस, मनीषा ने और अंकिता ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, IMF। यस यस, गुड। तो यह शांत, गर्म और बढ़ती हवा और कम दबाव का क्षेत्र है ना, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। यह शांत, गर्म, बढ़ती हवा और कम दबाव का क्षेत्र है। इसे अस्वच्छांश या हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। हम्म तो क्या ये शांत क्षेत्र है? कोई बताएगा कि जो ITCZ है, पहली बात तो ये है क्या, ये लगभग किस अक्षांश के आसपास होता है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है जहां पर दोनों तरफ से ट्रेड विंड्स आकर के मिलती हैं, उस क्षेत्र को वो करीब करीब 10 से 20 डिग्री के आसपास का जो जोन है, उसको हम लोग बोलते हैं अंतर अंतः उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और यहाँ पर काफी शांत तरीके से हवाएं चलती हैं, डोल्ड्रम्स बोलते हैं उनको। हम्म और ये कम दबाव का क्षेत्र है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। इसे अस्वच्छांश के रूप में जाना जाता है? नहीं, अस्वच्छांश या हॉर्स लैटिट्यूड ये नहीं होते हैं। इसके बारे में, हॉर्स लैटिट्यूड कहाँ पर होते हैं, एक बार देखिए कि अस्वच्छांश उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव पेटी के पास भूमध्य रेखा की स्थिति के उत्तर और दक्षिण में 30 से 35 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है। तो हॉर्स लैटिट्यूड्स कहाँ पर है? 30 से 35 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो पहले वाला स्टेटमेंट सही था और दूसरा वाला गलत था। आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। समावेशी और सतत शहरों का अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, ICCAR, ये किसकी पहल है? ये किसका इनिशिएटिव है? ये भी बताइए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। अभी मैंने इस तरीके के 3 क्वेश्चन अभी ये डिस्कस किए, थर्ड क्वेश्चन था इस टाइप का कि कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी पहल, कौन सा इनिशिएटिव किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की पहल है। हम्म तो इसके पहले 2 क्वेश्चन निकल जा चुके हैं, इसको बताइए। बी इज द राइट आंसर, यूनेस्को। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट संस्था है ना, जिसका नाम सभी ने सुना होता है। तो ये यूनेस्को की पहल है, समावेशी और सतत शहरों का अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। हम्म मतलब सस्टेनेबल सिटीज को डेवलप करने के लिए, कि ऐसे सिटी, अभी जो हम लोग की सिटीज हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। मतलब कि उनमें तमाम सारा ऐसा जो भी गतिविधियां हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं उसकी, वो ऐसी हैं कि उसको हम सस्टेनेबल नहीं कह सकते हैं। लंबे समय तक ऐसे शहर टिके नहीं रहेंगे। तो ऐसे शहर बनाना बनाना है, और इंक्लूसिव भी होनी चाहिए, मतलब कि उनमें बहुत ज़्यादा लोग, गरीब और अमीर के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो। और ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा गरीबी हो मास लेवल पे। तो इस टाइप के इंक्लूसिव और सस्टेनेबल सिटीज बनाने के लिए इनिशिएटिव है इसका, यूनेस्को का, राइट। हम्म तो पृथ्वी के वायुमंडल के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन नगण्य मात्रा में थी। पृथ्वी के गर्म आंतरिक भाग ने पृथ्वी के वायुमंडल के विकास में योगदान दिया है। और वर्तमान में दिए गए क्रम में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख वायुमंडलीय गैस हैं। तो प्रारंभिक वायुमंडल में क्या ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य थी? ये कोई बता सकता है, इसको गेस कर सकता है? हम्म और ये सही स्टेटमेंट है। मतलब जो इनिशियल एनवायरनमेंट था पृथ्वी का, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी लगभग। और पृथ्वी के अत्यंत गर्म आंतरिक भाग ने पृथ्वी के वायुमंडल के विकास में योगदान दिया है। ये भी एकदम सही है, दिस इज ऑल्सो राइट। वर्तमान में दिए गए क्रम में, मतलब अभी फिलहाल जो इस समय
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख वायुमंडलीय गैसें हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है? डी। हम्म और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख वायुमंडलीय गैसें हैं क्रम में। हाँ, ये एक्चुअली जो लिखा हुआ है ना कि क्रम में, हम्म वो क्रम थोड़ा सा गलत है इसमें। हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जैसी अन्य गैसें हाँ, जो वायुमंडल में 1% से भी कम है। राइट। तो यस, पहला और दूसरा सही था, फोर्थ वन इज रॉन्ग। यस, क्योंकि उसमें ऑर्गन है, देन यस कार्बन है। सिडबी, सिडबी क्या है? सिडबी के संदर्भ में यह भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय है। यह यस, और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। हम्म यह अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में से एक है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित है। यस अंकिता, मेरे पास थोड़ा सा लेट आ रहे हैं कमेंट। आ, ठीक है, मैं देखता हूँ इसको। हो सकता है कुछ स्ट्रीमिंग में कुछ इशू हो, तो कोई नहीं, आप लोग कमेंट करते रहिए, थोड़ा लेट भी आएगा, फिर भी आप लोग अपने एंड से करते रहिए, है ना? कोई इशू नहीं है। और लाइक भी कर दीजिए। सभी लोग, जो भी लोग लाइव स्ट्रीम में हैं, वो लोग लाइक कर दें एक एक बार। यस अभिमन्यु, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? हाँ, अभिमन्यु हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए अभिमन्यु, जो भी क्वेश्चंस हैं आप लाइक कर दीजिए स्ट्रीम को, आप जो भी कुछ चाहें लिख सकते हैं। यह भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय है। क्या ये एक वैधानिक निकाय है? हम्म ये बिल्कुल सही बात है। ये अधिनियम के तहत जो भी कोई बैंक या जो भी कोई संस्था अधिनियम के तहत बनती है, वो एक वैधानिक निकाय हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे एक सपोर्टिंग एक एक्ट है, एक विधान है ना? तो सिडबी जो है एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है, और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम जो 1989 का है, उसके द्वारा ये अधिनियमित है। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989, सिडबी, राइट। यह वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह 4 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में से एक है जो आरबीआई द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित है। हम्म यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जबकि हमारे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था? यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इज रॉन्ग। ये किसके अंतर्गत आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। वैसे भी जो बैंक है, आप गेस कर सकते हैं कि बैंक कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। तो इसको आप इजिली गेस कर सकते हैं, राइट। तो और जो अ, तीसरा कथन है, वो भी ठीक है। ओके, यस, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में उच्च ऊर्जा कणों के साथ आमतौर पर कम होती है। उच्च ऊर्जा कणों की संख्या आमतौर पर कम होती है, मतलब ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में जो भी यूनिवर्स में जो स्पेस है, उसमें जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, उनकी संख्या आमतौर पर कम होती है, और पॉजिट्रॉन ब्रह्मांड में अधिक संख्या में पाए जाने वाले निम्न ऊर्जा कण हैं। पॉजिट्रॉन क्या है? हम्म क्या ये निम्न ऊर्जा कण है, मतलब लो एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं, और जो ब्रह्मांड में अधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज राइट स्टेटमेंट कि उच्च ऊर्जा वाले कणों की संख्या आमतौर पर कम होती है। ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में उच्च ऊर्जा के कण आमतौर पर कम संख्या में होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के समकक्ष एंटी मैटर के उच्च ऊर्जा वाले कण, जिन्हें पॉजिट्रॉन कहा जाता है, ये अधिक संख्या में होते हैं। हम्म
ऐसा है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स में से पहला वाला इज राइट। on positron or low energy particles found in excess in universe। हम्म तो पहला वाला तो ठीक है। और सॉरी, लो एनर्जी पार्टिकल्स फाउंड इन एक्सेस इन द यूनिवर्स। तो हम्म हाई एनर्जी पार्टिकल्स आर जनरली लोअर इन नंबर। जो मतलब हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं वो लोअर होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आई थिंक इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। यूनिवर्स में जो उच्च ऊर्जा वाले कण हैं ये संख्या में काफी कम होते हैं। हम्म और जो पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन मतलब इसमें गलत क्या था इस स्टेटमेंट में कि इसमें लिखा हुआ है कि पॉजिट्रॉन और लो एनर्जी पार्टिकल्स। ठीक है, एक्चुअली पॉजिट्रॉन भी कैसे होते हैं वो, मतलब लो एनर्जी वाले पार्टिकल नहीं है, हाई एनर्जी पार्टिकल है वो भी। ठीक है, तो उच्च ऊर्जा वाले कणों की संख्या आमतौर पर कम होती है, लेकिन जो पॉजिट्रॉन है जो कि एक उच्च ऊर्जा वाला ही कण है, वो अधिक संख्या में पाया जाता है। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन एक तरीके का अपवाद है। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नॉर्मली हाई एनर्जी पार्टिकल्स कम है, लेकिन जो पॉजिट्रॉन है वो भी एक हाई एनर्जी पार्टिकल है, लेकिन वो यूनिवर्स में काफी ज्यादा संख्या में पाया जाता है। ठीक है, तो शायद आप इम्पोर्टेंट समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन की, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा था ताकि आप लोग थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए आपको। यस। अच्छा, उन्होंने बताया है अंकिता ने कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या कभी आया था? हो सकता है कभी आया भी हो सकता है। तो कौन सी प्रक्रिया पटल विरूपण या डायस्ट्रोफिज्म के अंतर्गत शामिल है? पटल विरूपण क्या है? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि पटल विरूपण क्या है। इसका 1 सेकेंड, तो चालू नीचे। हम्म तो पटल विरूपण का मतलब होता है कि जो भूपटल है, भूपटल मतलब जो अर्थ का क्रस्ट है, राइट, उसका जो अर्थ का क्रस्ट है उसका विरूपण, मतलब उसका डिफेसिंग, मतलब जो नॉर्मली जो क्रस्ट है वो क्रस्ट दूसरे टाइप का हो जाए। ठीक है, वो बिगड़ जाए एक तरीके का। पटल विरूपण से समझ रहे होंगे आप हिंदी से कि उसका विरूपण कर देना, तो उसको क्या बोलते हैं? डायस्ट्रोफिज्म। तो मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है अपने चैनल में, उसमें आप देखिएगा अंतर्जात बल और उनसे बनने वाले स्थल स्वरूप। तो उसमें जो अंतर्जात बल है वो किस तरीके से कार्य करता है, तो उसमें से एक तरीका ये भी है कि वो डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट होता है। मतलब डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट में क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं उसके अर्थ के जो क्रस्ट है उसको डिस्टर्ब कर देता है डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट। तो भूकंप से ऐसा हो सकता है या पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया से ऐसा हो सकता है। चक्रवात से तो आपको पता है क्रस्ट तो डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि चक्रवात से बहुत तेज स्पीड में हवा चलेगी, डिस्ट्रक्शन होगा। लेकिन जो क्रस्ट है वो तो डिस्टर्ब नहीं होगा, जो अर्थ का क्रस्ट है, ऊपरी पटल है, राइट। तो इसलिए इसका 1 और 3 राइट है। सेकंड नहीं होगा इसमें, चक्रवात तो नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट उसमें चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। यस, 11th क्वेश्चन इज कौन सा भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक नहीं है? ठीक है, मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट है। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग हर साल आता है यूपीएससी में, एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, बिल्कुल ये फेवरेट क्वेश्चन है इस टाइप वाले, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या होता है। तो आपको इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आपको जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको खूब अच्छे से पढ़ना है, और उसमें ध्यान से और ये भी देखना है कि उसमें कौन कौन से आइटम्स है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में है, कैपिटल अकाउंट में है, राइट।
तो इसको देखते देखते चलिए कि कौन सा भुगतान संतुलन खाते के चालू खाते का एक घटक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? विदेशी संस्थागत निवेश यानी कि एफआईआई, फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, वो चालू खाते का एक घटक नहीं है। प्रेषण यानी कि जो विदेशों में जो तमाम सारे लोग रहते हैं अपने देश के, वो वहां से रेमिटेंसेस भेजते हैं। सेवा निर्यात से जो भी रुपया मिलता है। व्यापार संतुलन, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, सॉरी, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है। तो इन सब से प्राप्त जो भी आय है वो चालू खाते में होती है। लेकिन जो एफआईआईज का जो भी लेन देन है वो चालू खाते में ना होकर के पूंजी खाते में होता है। ये देखिए, अब जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है ये कि विदेशी संस्थागत निवेश है, ये ऐसे लेन देन है जो कि बीओपी के पूंजी खाते का एक हिस्सा है। पूंजी खाते का हिस्सा होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कैपिटल से इनका मतलब है ना। ये इन्वेस्टमेंट है ना, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट से ही समझ जाइए कि करंट अकाउंट नहीं होगा ये। इन्वेस्टमेंट जो भी होगा वो एक कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा। ठीक है। बाकी देखिए, चालू खाता वस्तुओं और व्यापार सेवाओं में व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय कारक आय, हस्तांतरण, भुगतान, ये सारा इसमें होता है। एफआईआई मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पार्ट है वो सारा का सारा पूंजी खाते में जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देपसांग प्लेन्स, है ना। देपसांग मैदान ये चर्चा में रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि चर्चा में रहे हैं मतलब कि किस संदर्भ में चर्चा में रहे होंगे। हम्म चाइना का जब इंडिया के साथ अभी कॉन्फ्रंटेशन हुआ था कुछ समय पहले, तो उसमें देपसांग मैदान भी चर्चा में रहा था। तो अब लेकिन इसमें क्वेश्चन ये है कि ये जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, दो ऑप्शन है, दोनों ही जम्मू कश्मीर के ही। तो ये किस क्षेत्र में पड़ता है देपसांग मैदान? लद्दाख जो हिस्सा है वहीं पर हमारा कॉन्फ्रंटेशन हो रहा था चाइना के साथ लगातार। तो चाइना एक तरीके से, जो चाइना ने बहुत सारा हमारा क्षेत्र कब्जा करके रखा हुआ है। तो ये देपसांग मैदान भी लद्दाख वाले हिस्से में पड़ता है। ये एक हिमानी जनित मैदान है, मतलब कि ग्लेशियल प्लेन है ये, जो कि ग्लेशियर चलते हुए बहुत सारे प्लेन बना देते हैं। पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर भी प्लेन्स पाए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ केवल पहाड़ी पहाड़ होंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में बीच में कहीं पठार भी हो सकता है, जिसको अंतर्पर्वतीय पठार कहते हैं, इंटरमॉन्टेन प्लेटो। पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत कोई प्लेन भी हो सकता है। अब ये प्लेन कौन बनाता है? पर्वतीय क्षेत्र काफी ऊंचे हैं तो वहां पर कौन प्लेन बनाएगा? वहां पर ग्लेशियर बनाएंगे प्लेन, राइट। ठीक है, मनीषा ने, अंकिता ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। लद्दाख में है ना, लद्दाख में है ये देपसांग प्लेन, और ये ग्लेशियल प्लेन है। ठीक है। सॉरी। ऋषि गंगा, जिसमें हाल ही में एक भूकंप, भूस्खलन, झील प्रकोप, बाढ़ आपदा का कारण बना, निम्नलिखित में से किस हिमालयी नदी की सहायक नदी है? ऋषि गंगा। ऋषि गंगा ये चर्चा में आई थी। यहाँ पर एक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ था, जिसको बाद में मतलब वैसे नॉर्मली ग्लेशियल लेक से ही फ्लड आते हैं, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इसको पाया कि ये ग्लेशियल लेक ना होकर के एक भूस्खलन झील से बनी हुई बाढ़ थी। भूस्खलन झील मतलब कि एक जो झील का कोई हिस्सा था उसमें भूस्खलन हुआ था, उसमें लैंडस्लाइड हुआ था, उससे वो बाढ़ अचानक से आ गई थी। तो ये ऋषि गंगा में हुआ था। अब प्रश्न ये है कि ऋषि गंगा किस हिमालयी नदी की सहायक नदी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अलकनंदा, मंदाकिनी, नंदाकिनी और पिंडर। तो ऋषि गंगा है अलकनंदा की सहायक नदी। एक जो बहुत भयंकर डिजास्टर आया था जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, आपको याद होगा, सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी थी। हम्म वो उसमें केदारनाथ डिजास्टर के ऊपर वो मूवी बनी थी। तो आप में से कोई बताएगा कि केदारनाथ डिजास्टर जो है वो कब आया था? आप ईयर बता दीजिए अभी, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये। केदारनाथ वाली, उसके बाद आपको ध्यान होगा कि करीब एक साल तक तो मंदिर बंद ही रहा था। फिर एक डेढ़ साल के बाद मंदिर के कपाट खुले थे केदारनाथ के। हम्म तो ये कब की घटना है जो केदारनाथ का डिजास्टर आया था? और अभी फिलहाल ये क्वेश्चन है, तो इसमें ऋषि गंगा किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक है।
एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, इसको देख लीजिए। क्योंकि हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनके आपको वो कब हुए थे वो इवेंट, उसमें क्या क्या हुए हुआ था, उसमें क्या निर्णय लिए गए थे। जैसे 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट इवेंट मानता हूँ मैं इसको। राइट। तो 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या क्या हुआ था, उसमें कौन अध्यक्ष था, क्या निर्णय लिया गया था, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। ठीक है। तो इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव पारित किया था। आप क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन सा कथन असत्य है ना। अगर आपने शुरुआत में पढ़ने में मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा एफर्ट खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, असत्य है मतलब कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें क्या जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव पारित किया था, ये तो सत्य बात है ना, एकदम सही बात है। ठीक है। हाँ, मनीषा ने जवाब दिया है 2015। 2015 में केदारनाथ डिजास्टर आया था। कोई और भी बताए, और भी लोग इसका आंसर दें। केदारनाथ वाली जो घटना हुई थी, जो आपदा आई थी, वो कब आई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन को जल्द शुरू करने का फैसला किया, और कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। तो इसका क्या क्या है, बी इज दी रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि हाँ, टू इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था जवाहरलाल नेहरू ने, बिल्कुल सही है। और कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया था कि 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। जो 26 जनवरी हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में इस समय मनाते हैं, उस समय निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। ठीक है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ये असहयोग आंदोलन आपको पता है ये था 1920 का, और जबकि ये है 1929 की बात। तो इसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था इसके जस्ट तुरंत बाद। ठीक है। पूर्ण स्वतंत्र, ये सेकंड स्टेटमेंट देखिए, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को शीघ्र आरंभ करना, ये इसके उद्देश्यों में से एक था। राइट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था हिस्ट्री का। अभी हम लोग 15वें क्वेश्चन में आ गए हैं। 5 क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, सभी लोगों ने इसके बारे में सुना है। ठीक है। तो ये कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें कि इसका कारण क्या था, क्यों वो नेता वहां पर जुटे हुए थे, क्यों भीड़ जुटी हुई थी। तो किसकी गिरफ्तारी का विरोध हो रहा था, जिसकी वजह से इतनी जनता वहां पे जुटी हुई थी। हम्म। तो वो जलियांवाला बाग में इतने लोग इकट्ठे क्यों हुए थे, क्वेश्चन ये है। किसकी गिरफ्तारी और निर्वासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था जनता का। सैफुद्दीन किचलू और भगत सिंह, या सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल भगत सिंह। तो सी इज द राइट आंसर। ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा कि सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी और निर्वासन के खिलाफ ही विरोध चल रहा था। और तभी जनरल डायर ने आकर के वहां पर गोली चलाने के आदेश दे दिए थे, जिससे काफी लोग मारे गए थे। 13 अप्रैल सन 1919 की ये घटना है, और ये डेट याद रखेंगे सभी लोग, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। हम्म। हाँ, मनीषा ने एक इंफॉर्मेशन और ऐड की है कि वो जो लाहौर वाला अधिवेशन था, वो रावी नदी के किनारे हुआ था, है ना। लेकिन वो 1929 है, 30 नहीं है। ठीक है, वो आपने 30 लिख दिया है। वो तो प्रश्न में ही था कि 1929 में। ठीक है। हम्म। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, बायोचार, है ना। अब बायोचार क्या है, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। जो मुझे याद आ रहा है कि पिछले 1-2 साल के अंदर ही यूपीएससी ने बायोचार के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा भी है। ये वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड, बायोचार से रिलेटेड एक क्वेश्चन शायद 2022 या 21 में जरूर पूछा गया है, मुझे खूब अच्छे से याद है। आप लोग देखिएगा जाके 2021-22 का पेपर, कि बायोचार से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बायोचार क्या है, एक प्रकार का, क्या ये एक प्रकार का चारकोल है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी में पानी और पोषक तत्व
प्रतिधारण में मदद करता है, यह अत्यधिक अस्थिर होता है और उच्च दर पर विकसित होता है। तो यस, कौन सा सही स्टेटमेंट है इसमें से? हम्म बताइए आप लोग। बायोचार बायोचार से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट राइट है? केवल एक और दो राइट है, यानी कि ये एक प्रकार का चारकोल है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और ये मिट्टी और पोषक तत्वों को धारण करने में मदद करता है। और जो तीसरा लिखा हुआ है कि अत्यधिक अस्थिर होता है और उच्च दर पर विघटित होता है, ये गलत है। एक्चुअली ये अत्यधिक स्थिर होता है, पूरी तरीके से अब इसका विघटन हो चुका होता है ना, और एक तरीके से अंतिम प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए ये स्थिर होता है और फिर इसका फर्दर जो विघटन है वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है ना। अस्थिर न होकर के क्या होता है, स्थिर होता है और इसका फिर विघटन बहुत ही मुश्किल होता है, जबकि इसमें लिखा है कि उच्च दर पर विकसित होता है, तो ये गलत है। ठीक है, यह आसानी से विघटित नहीं होता है, अत्यधिक स्थिर होता है। हम्म 17th क्वेश्चन, अब एक पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया है। शून्य काल और प्रश्न काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों कॉन्सेप्ट हैं, लगभग सभी को पता भी होंगे कि शून्य काल क्या होता है, कितने बजे से कितने बजे तक चलता है, प्रश्न काल में क्या होता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि संसद सदस्य शून्य काल में किसी भी महत्वपूर्ण मामले को उठा सकते हैं, हालांकि मंत्री उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। दूसरा है कि प्रश्न काल में मंत्री प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से या लिखित रूप से देना चुन सकते हैं। हम्म कौन सा कथन सही है भाई? ए इज द राइट आंसर। शून्यकाल के दौरान संसद सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मामले को उठा सकते हैं, जबकि मंत्री उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, है ना। मतलब संसद सदस्य कोई भी महत्वपूर्ण मामला उठाया सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो सरकार के मंत्री हो वो उसका उत्तर देने के लिए बाध्य ही हो, ना, फोर्स्ड नहीं है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका आंसर वो दें। और दूसरा है कि प्रश्नकाल के दौरान मंत्री तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर देने के लिए बाध्य हैं। मतलब जो तारांकित प्रश्न है, जो स्टार्ड क्वेश्चंस हैं, उनका मौखिक उत्तर दिया जाएगा, और जो गैर तारांकित प्रश्न है, अनस्टार्ड क्वेश्चन है, उनका लिखित उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, जो अनस्टार्ड है उनका रिटन में, और जो स्टार्ड क्वेश्चन है उनका मौखिक उत्तर दिया जाता है प्रश्नकाल के दौरान। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी भी तरीके से अपना मौखिक या लिखित जैसा चाहे वैसा उत्तर दे सकते हैं, वो प्रश्न की प्रकृति पर है। स्टार्ड क्वेश्चन होगा तो मौखिक है, और अनस्टार्ड होगा उसमें स्टार लगा दिया जाता है। अगर स्टार लगा हुआ है तो मौखिक दिया जाएगा, अगर स्टार नहीं लगा हुआ है तो लिखित दिया जाएगा। सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक करंट का क्वेश्चन है। संचार सुसंगतता और सुरक्षा समझौता, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, कोमकासा। ये कोमकासा बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है एक टाइम पर, तो ये एक दो साल पहले तो बहुत ज्यादा चर्चा में था, अभी भी, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है हमारा अमेरिका के साथ डिफेंस के क्षेत्र में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है हमेशा। मैंने बता ही दिया कि अमेरिका के साथ, तो इसका बी इज द राइट आंसर। भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता है, इसको कोमकासा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस पर कब हस्ताक्षर किया गया था? 2+2 संवाद समारोह के दौरान इसमें हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, 2+2 डायलॉग से रिलेटेड जो समारोह था, उसमें हम लोगों ने 2+2 डायलॉग का जो सेशन था उसमें इस पे हस्ताक्षर किए थे। कोमकासा के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म किस चीज का है कोमकासा? कम्युनिकेशंस कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। अमेरिका के साथ हमारी 4 फंडामेंटल एग्रीमेंट्स हैं, उनमें से ये एक है। ठीक है, अमेरिका सबके साथ एग्रीमेंट नहीं करता है, इंडिया के साथ थोड़े से उसके स्ट्रेटेजिक रिलेशन है। स्ट्रेटेजिक रिलेशन के चलते अमेरिका ने इंडिया के साथ ऐसा समझौता किया हुआ है। शब्द ब्लू स्नार्फिंग, ब्लू स्नार्फिंग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ब्लू स्नार्फिंग क्या है? साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी से, तो इसका फोर्थ इज द राइट आंसर। ब्लूटूथ कनेक्शन के माध्यम से वायरलेस डिवाइस से जानकारी का अनाधिकृत उपयोग। मतलब जैसे जैसे हम लोग फोन यूज करते हैं ना, उसमें ब्लूटूथ होता है, तो ब्लूटूथ के माध्यम से किसी भी डिवाइस, जैसे मान लीजिए फोन ही है, उसकी जानकारी का कोई अनाधिकृत तरीके से, गैर
मतलब अधिकृत तरीके से कोई उपयोग कर ले गलत तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लू स्नार्फिंग। ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लू से ब्लूटूथ का जो ब्लू है वो वर्ड ले लिया गया स्नार्फिंग। हम्म, तो इस टाइप के तमाम सारे गैर अनाधिकृत उपयोग होते रहते हैं। तमाम लोग जो भी डेटा सेफ्टी को अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका डेटा कोई भी गलत तरीके से यूज कर सकता है, राइट। आपके डिवाइस का डेटा ब्लूटूथ के माध्यम से, इसको बोलते हैं ब्लू स्नार्फिंग। अभी हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं कि विश्व के देशों के लिए वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वर्ल्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, किसके द्वारा दिया जाता है? जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, कुछ इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल यूपीएससी एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। मतलब जरूरी नहीं कि हर साल ही पूछे, बट एक दो साल के अंतर में आप ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट जो भी इंडेक्स है वो कौन जारी करता है? कौन जारी करता है भाई इसको? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टीनेशनल सॉरी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जारी करता है। किसके साथ मिलके? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक संयुक्त पहल है ये। ठीक है, दोनों की संयुक्त पहल है। तो हम लोगों ने इस तरीके से 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग, थोड़ा सा इंटरप्शन भी था बीच में, कुछ डिस्टरबेंस भी था, इसके बावजूद आप लोग जुड़े रहे। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और गुड नाइट टू ऑल। ओके, कल हम लोग फिर मिलते हैं, राइट।